पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदारीकरण की बात की थी और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर हम लोगों ने उदारीकरण की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग निजीकरण की बात करते हैं कि निजीकरण क्या हुआ था। अब कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज किसमें होते हैं कि हम लोगों ने जब औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की बात की थी तो हम लोगों ने बताया था कि पहले बहुत सारे क्षेत्र थे जो सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, जो पब्लिक कंपनीज हैं उनके लिए ही रिजर्व थे, क्या थे, आरक्षित थे। उदारीकरण में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें जो आरक्षित थी किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, सार्वजनिक उपक्रम के लिए, उनको छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया था। वहां पर लिबरलाइजेशन आना स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे हम लोगों ने वहां पर भी निजी क्षेत्र को आगे आने की भूमिका अदा करने का मौका देना शुरू कर दिया था, तो वो उदारीकरण हो गया। तो फिर लोग सोचते हैं कि निजीकरण क्या है। आप पहले ही निजी कंपनियों को जब उदारीकरण में ही मौका दे चुके हो तो फिर निजीकरण क्या है। निजीकरण जो है वो जो बनी बनाई सरकारी कंपनियां थी, है ना, उनमें सरकार या तो अपना प्रबंधन से हाथ डाले, मतलब उसका मैनेजमेंट से या तो हाथ हटा ले, या फिर मैनेजमेंट की जगह दूसरी क्या होती है, दूसरी चीज होती है कि अपना स्वामित्व कम कर ले। स्वामित्व मतलब ओनरशिप। अगर मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मतलब सरकार जिस कंपनी का मालिक है उसकी मालिक ना रह जाए और वो मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दे दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं निजीकरण। तो निजीकरण उस सेंस में थोड़ी सी छोटी चीज है। उदारीकरण का दायरा बहुत बड़ा है। निजीकरण का दायरा सिर्फ वहां तक ही मुख्य रूप से सीमित है जहां जहां हमने सरकारी कंपनियों को सरकारी कंपनी ना रखते हुए किसी तरह की निजी कंपनी में बदल दिया। कैसे बदला? दो तरह से, या तो प्रबंधन की बात होती है या फिर स्वामित्व की बात होती है। अब इसमें बहुत सारी नई तरह की चीजें भी चलती हैं। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। उसको हिंदी में बोलते हैं विनिवेश। तो विनिवेश क्या होता है? निवेश जो होता है ना उसका उल्टा। और डिसइन्वेस्टमेंट का भी मतलब, देखिए, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश। विनिवेश क्या होता है कि कोई सरकारी कंपनी है तो सरकारी कंपनी उसमें अपनी कंपनी की हिस्सेदारी, जो शेयर होते हैं, जिसको हम शेयर बोलते हैं, शेयर मतलब हिस्सा होता है। शेयर एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है हिस्सा। तो हिस्सेदारी किसी को बेचनी तो क्या करोगे? आप उसके शेयर्स बेच दोगे। तो सरकार में जो PSEs हैं, हम लोग उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? PSE मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, मतलब सरकारी उपक्रम। जो भी बहुत सारे सरकारी उपक्रम है, जैसे ONGC है ना, बहुत सारी कंपनीज हैं, ONGC है, इंडियन रेलवेज भी पूरा एक तरह से सरकारी है, IOCL है, इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और कोल इंडिया है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल है, ऐसे ही गेल है। ठीक, तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं जिसमें पूरी तरह से अब वो सरकारी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, जैसे कोल इंडिया है, ONGC है, ये सारी स्टॉक मार्केट पर भी ट्रेड हो रही होती हैं और उसमें आप भी उसके कुछ शेयर खरीद लोगे तो आप भी उस कंपनी के कुछ प्रतिशत के मालिक हो जाओगे, है ना। तो आप भी वो शेयर खरीद सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो स्वामित्व है वो किसका नहीं रहा? सरकार का नहीं रहा। और विनिवेश क्यों करती है सरकार? विनिवेश करने का भी कारण क्या है? अच्छा, तो आप बोलेंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, कि आप प्राइवेटाइजेशन कर ही क्यों रहे हो, निजीकरण कर ही क्यों रहे हो? इसलिए कर रहे हैं यार, सरकार को पहले तो ये उम्मीद थी कि जो सरकारी पूरा सिस्टम है ना, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। आप ये समझिए, सरकारी सिस्टम में एक समस्या ये होती है यार कि मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, सरकार की कंपनी है, और मैं उसका क्या हूं? मैनेजर। ठीक, अब मैं हूं मैनेजर, मेरी जो सैलरी है वो निर्धारित है पहले से। कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या कंपनी खराब परफॉर्म करे, इसमें मेरी सैलरी पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अभी क्या होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर में जिसका जो हेड होते हैं IAS ऑफिसर्स होते हैं। अगर रेलवे की है तो रेलवे में बहुत सारी सर्विसेज होती है, उनके अधिकारी होते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड है। तो वो चीज अच्छा काम कर रही है या खराब काम कर रही है, इसका उनके जीवन में सीधा सीधा उनकी सैलरी में, उनकी तनख्वाह में कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है। बहुत अंतर क्या, नहीं ही पड़ता है। बहुत सारी कम जगह पर परफॉर्मेंस का एक बोनस दिया जाता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तो पहले ही जो सीधा सीधा इंसेंटिव है, सीधी प्रेरणा नहीं होती है लोगों के पास काम करने की। दूसरी चीज क्या हो जाती है? दूसरी चीज होती है कि सरकारी काम में जो पैसा है, अगर आप उसका बहुत अच्छा प्रबंधन नहीं भी कर रहे तो आपको नुकसान हो नहीं रहा, इसलिए वहां पर भी सीधे सीधे जिम्मेदारी नहीं बनती है। और तीसरा, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, इसलिए वहां पर भ्रष्टाचार का भी एक एलिमेंट आता है। आप समझ रहे, आप भ्रष्टाचार पूरी तरह से रोकना कठिन हो जाता है, क्योंकि मैं हूं, मेरी सैलरी है कितनी, मान लीजिए अभी बहुत सीनियर IAS ऑफिसर्स इंडिया में, तो उनकी जो सैलरी है वो 3 लाख रुपए प्रति माह के आसपास है। ठीक है, जो काफी सीनियर हो गया है। अब एक महीने में उनको 3 लाख रुपए मिल रहा है, कहीं से कम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो निर्णय ले रहे हैं 500 करोड़ रुपए का।
ठीक, यानी कि कितने गुना हो गया, समझ रहे हैं आप, कितने गुना हो गया। तो जब आपके पास इतना बड़ा निर्णय लेने की क्षमता होती है और आपको उस निर्णय के अच्छे नतीजे से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा सीधे तौर पर, तो वहां से भी एक तरह का भ्रष्टाचार वाली चीज भी जन्म लेना स्टार्ट कर देती है। लेकिन बहुत सारे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो इस तरह की चीजों में नहीं फंसते हैं, वो अपना काम करते हैं, उनको करना भी चाहिए। और सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स नहीं, हर तरह की चीजों में। मैं यहाँ पर सिर्फ किसी सर्विस को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, बात है कि वो सेटअप ही ऐसा है, सरकारी सेटअप ही ऐसा है, क्योंकि उसमें आपका सीधा सीधा पैसा नहीं होता। तो हो क्या जाता है कि जब हम इस तरह की कंपनीज में को प्राइवेटाइज करना के स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए मैं कोई सरकारी कंपनी थी, वो मैंने खरीद ली, मैं प्राइवेट कंपनी चला रहा था, मैंने वो खरीद ली। अब वो कंपनी अगर अच्छा करेगी तो मुझे सीधा सीधा फायदा है, तो मेरे पास पूरी पूरी प्रेरणा है, मेरे पास पूरा पूरा इंसेंटिव है कि मैं सीधा सीधा बहुत अच्छे से काम करूं। ये चीज आ जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, सरकारी काम में कोई भ्रष्टाचार ना करे, इसके लिए बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। इंग्लिश में है, देखिए समझ लीजिए, ये इसलिए मैंने लिख दिया, इंग्लिश का टर्म है लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉमन टर्म है। आप अभी कोई अखबार पढ़ेंगे, आगे किसी एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आते हैं। यहाँ तक कि हमारे संसद में कई बार बहस होती है, सांसद जब आप एक दूसरे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो इस तरह की बात बहुत करते हैं। चेक मतलब क्या होता है, चेक मतलब कॉपी चेक करने वाला भी चेक होता है, लेकिन साथ में चेक का मतलब होता है रोकना, है ना, कि कोई चीज हो रही है आप उसको रोक पाओ। और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बढ़ा पाना। तो शक्ति का जो संतुलन है वो बना रहे। किसी को इतनी ज्यादा आप शक्तिशाली मत बना दो कि वो कुछ भी उल्टा सीधा काम करे और उसको रोका ना जा सके, कहीं से तानाशाही ना बनने लग जाए। और या फिर तानाशाही देश भर की बात नहीं है, किसी कंपनी के अंदर भी तानाशाही हो सकती है, तो वो ना हो, इसके लिए सरकारी जो पूरा सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। आपको हर बात, कई बार अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब मेरी कोई जिम्मेदारी बनती है, मुझे आगे वाले को बताना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के तमाम कामों में ही फंसे रह जाते हैं जो उसको मैनेज करने वाले लोग होते हैं। कोई सरकारी अधिकारी बहुत अच्छा काम भी करना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां हैं, वही फाइल उनको 10 बार चेक करनी है, आगे फिर फॉरवर्ड करनी है, फिर उसकी एक रिपोर्ट आएगी। तो जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ना यार, वो अच्छे उद्देश्य से बनाया गया, लेकिन इन सारे कामों की वजह से क्या हो जाता है कि शिथिलता आ जाती है निर्णय लेने में। और निर्णय लेने में शिथिलता का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरी एक मोबाइल कंपनी है, एक सरकारी मोबाइल कंपनी है, मुझे दिखा कि अच्छा अब तो स्क्रीन टच चल रहा है, तो मैंने स्क्रीन टच का तुरंत ऑर्डर कर दिया। यहां पर वो फाइल पास होने में बड़ा लंबा समय लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी अच्छे अधिकारी ने अच्छे इंटेंशन से, अच्छी नीयत से ये कहा भी कि हमें स्मार्टफोन ऐसा बनाया जाना चाहिए, और मान लीजिए उसका निर्णय खराब हो गया, तो फिर उसके ऊपर बात आ जाएगी। दूसरी बात, कई बार हो सकता है उसके ऊपर हो जाए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम भ्रष्टाचारी कर रहे थे क्या। मतलब कहीं से भी जो अधिकारी हैं वो अपने आप को बचाने का बहुत कोशिश करते हैं कि कहीं से उनके ऊपर कोई दोषारोपण भी ना लग जाए। तो इन सारे सिस्टम की वजह से होता क्या है कि सरकारी उपक्रम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और 1950 में और 1960 में बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनी बनाई गई थी। उस समय तो हम लोग पूरे तरह से सार्वजनिक क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया करते थे, जिससे देश में उद्योगों की डायवर्सिटी बने, बहुत सारे हर तरह के उद्योग देश में आ जाएं, और लोगों को बहुत सारी जो जरूरत की सामान है वो अच्छे दाम पर, उचित दाम पर मिलना शुरू हो पाए। इसलिए किया गया था। तो वो उद्देश्य काफी हद तक पूरा भी हुआ, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद से अगर सरकारी कंपनी अच्छा काम नहीं भी कर रही है, फिर भी उसको घाटे में चला रहे हैं, तो इस उद्देश्य को दूर करने के लिए कि किसी भी कंपनी की डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जो उसमें कामकाज होते हैं, उनमें निर्णय में शिथिलता ना रहे, साथ में जो बना बनाया सिस्टम है कोई भ्रष्टाचार ना हो, घाटे में कंपनी चल रही है तो वो ना हो पाए। आजकल तो बताइए बीएसएनएल जैसी कंपनी जो एक टाइम पर मिनी रत्न हुआ करती थी, अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको। तो एक है महारत्न, एक है नवरत्न और एक है मिनी रत्न। ठीक है, तो महारत्न हो गया, नवरत्न हो गया, मिनी रत्न हो गया। तो बीएसएनएल मिनी रत्न थी, एमटीएनएल को हम लोग उस टाइम पर बोला करते थे नवरत्न। तो ये इस तरह की बहुत सारी कंपनी थी जो अच्छा करती थी, आज वो सब घाटे में। अपनी जो जहाज की है सरकार की कंपनी एयर इंडिया, तो एक हुआ करती थी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, दोनों को मिलाकर के मर्जर कर दिया गया था, दोनों को एक कंपनी बना दिया गया था, उसमें भी घाटा हो रहा है। तो अब घाटा है बहुत बड़ा, कुछ मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, तो 55,000 करोड़ मतलब 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर। और वो कर्जा कौन दे रहा है? अभी तक हम ही लोग दे रहे हैं, सारे लोग मिलकर के दिया करते हैं। हमेशा कंपनी घाटे में रहती है, सरकारी कंपनी है, तो उस कर्जे की भरपाई के लिए लोगों का पैसा लगा दिया जाता है। और वो लगाया जाना चाहिए, नहीं लगाया जाना चाहिए, इस पर बहुत दिन से बहुत डिबेट चल रही है। तो हमारी जो वर्तमान सरकार है वो इन सारी कंपनीज में क्या करना चाहती है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या करना चाहती है? विनिवेश, कि जल्दी से जल्दी ये सारा काम ऐसा। क्यों? क्योंकि आज भारत में
एयर इंडिया है, एयर इंडिया से बहुत सारी बड़ी प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं, जैसे इंडिगो है, करीब करीब 50% के ऊपर का शेयर है उसका। तो भारत में जितने भी जहाज उड़ते हैं इधर से उधर, उसमें से आधे आधे लगभग यात्रियों को ले जाने में इंडिगो काम कर रही है। फिर एक स्पाइस जेट नाम की कंपनी है, एक विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी, किंगफिशर बर्बाद हो गई, और जेट एयरवेज भी कंपनी बर्बाद हो गई एक। तो वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकता है और आपसे अच्छा कर रहा है, वहां से निकल जाना चाहिए। बहुत सारे अर्थशास्त्री इस तरह की बात भी करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का ये उद्देश्य था। एक और प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य था कि आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी में जब लोगों को आने का मौका दोगे, तो जो प्रबंधन में अच्छा हो सकता था वो तो हम लोगों ने बात कर ली, साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, विदेश से निवेश आ सकता है, इसकी भी बहुत आशंका थी और वो काफी हद तक होना शुरू भी हुआ। देखिए, विदेशी, मैं मान लीजिए मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं अमेरिकन हूं और मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे पहले से पता चल रहा है कि यार वहां पर गवर्नमेंट देख रही है, वो उतने अच्छे से उतनी जल्दी डिसीजन ले नहीं पाएगी, तो मैं उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करूं। लेकिन जैसे ही आप उसको प्राइवेट मैनेजमेंट दे देते हो उस कंपनी को, जैसे ही इस तरह की चीज होने लग जाती है, तो मुझे लगता है कि यार अब तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि भारत है ना, भारत इज 1/6 ऑफ द वर्ल्ड, 1/6 ऑफ द ह्यूमैनिटी। क्या बोला मैंने? कि पूरी दुनिया का 6 हिस्से कर दो आप, उनमें से एक हिस्सा हमारा भारत है। इतना बड़ा है भारत। तो अगर कोई भारत की कंपनी में आकर के निवेश करता है और उस कंपनी की पूरे देश में पहले से ही एक पहुंच है, क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी थी, देश की कंपनी थी, तो पूरे में पहुंच पहले से ही है, तो उसमें अगर मुझे निवेश करने का मौका मिलता है तो मुझे एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाता है। समझ रहे हैं? तो इस वजह से भी बहुत सारे निवेश बाहर से आ सकता था, इसकी आशंका थी, जो हुआ भी। तो एक ये भी कारण था कि बाहर से पूंजी आ सकती है। एक और चीज थी कि जो भी हमारे देश की जनता है, अगर उसकी हिस्सेदारी इन सारी चीजों में बढ़ने लगे, तो क्या होगा कि सरकार के पास जो सीमित संसाधन है, सरकार उन कामों में लगा सकती है जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो जो काम प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र कर सकता है, उसको करने दो। सरकार उन चीजों में ध्यान दे जो बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था है, पूरे देश की सुरक्षा है, उसके बाद से कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर रिसर्च करने की जरूरत है, बीमारी फैल रही है उसको रोकने की जरूरत है, लोगों की शिक्षा में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लोगों के स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, समझ ना, ये सारी चीजों पर सरकार फोकस करे। बिजनेस लोगों को करने दो, उनको बिजनेस करने का माहौल दो, है ना। तो ये सारी चीजें देखी गई थी। अच्छा, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है। क्या आता है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि इसकी थोड़ी सी बुराई करते हैं, इसकी आलोचना की जाती है ना। क्रिटिक्स होते हैं ना, मूवी क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म क्रिटिक होते हैं, तो आलोचना करने वाले लोग होते हैं। आलोचना का हिंदी साहित्य में जो अर्थ हुआ करता था, उसमें अच्छे और खराब दोनों पहलुओं पर बात करना होता था। लेकिन आज जो आलोचना का मतलब होता है वो होता है कि इसकी कमियां आप गिना रहे हो, है ना। तो फिल्म क्रिटिक्स भी जरूरी नहीं है कि हमेशा कमियां गिनाएं। तो आलोचना का जो व्यापक अर्थ है उसमें क्या होता है, हम अच्छाई भी गिना रहे होते हैं और बुराई भी गिना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है भारत में, निजीकरण हुआ है, उसकी जो बुराइयां गिनाने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में कई बार ऐसा हुआ कि सरकारी कंपनी को काफी सस्ते में किसी और को दे दिया गया, समझ रहे हैं, या फिर सरकार उससे ज्यादा पैसे कमा सकती थी, आपने सस्ते में दे दिया। ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, क्या थे? PSEs, जो सरकारी उपक्रम थे, बोला गया कि ऐसा करिए आप, इनमें इन्हीं लोगों को आप पहले से क्यों ज्यादा स्वायत्तता नहीं देते। स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, आप उनको अच्छे से निर्णय लेने की आजादी दीजिए, तो वो लोग भी कई बार अच्छा काम करके ले जाएंगे। हो सकता है कि सरकारी कंपनी भी बहुत अच्छा काम करके लाए, और ऐसा कभी कभी हुआ भी है। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया, महारत्न, जो मैं आपको बता रहा था ना, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी मतलब छोटा होता है, ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिखते हैं उसका मिनी रत्न। इस तरह कई कैटेगरीज बना दी, किनकी? कुछ कंपनियों की जो सरकारी कंपनी थी। तो महारत्न में ऐसी कंपनियां जो बहुत अच्छे से फायदा कमा रही हैं, जिनका सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है, उनको और ज्यादा आजादी दे दी गई निर्णय लेने में कि आप सरकारी कंपनी बने रहो, इसमें जो मेजॉरिटी शेयर्स रहेंगे सरकार के रहेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा निर्णय लो। तो उससे क्या हुआ, उससे उन कंपनीज ने और भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और सरकारी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो इसका फायदा सरकार को होता ही है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो आय का स्रोत है ना, याद करिए, टैक्सेस यानी कि कर है, और कर के साथ साथ सरकारी उद्यम जो है उनसे आने वाला प्रॉफिट भी है। तो अगर कोई सरकारी कंपनी अच्छा काम करती है तो सरकार को सीधा फायदा हो रहा होता है। तो यहां से महारत्न में एक IOCL नाम की कंपनी है, IOCL वो थी। इसके साथ ही सेल भी, शायद मैं 100% श्योर नहीं हूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी महारत्न में थी। नवरत्न में एक है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नवरत्न या मिनी रत्न में से कुछ हुआ करती थी। एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL,
मैं बैंगलोर में था थोड़े दिन के लिए, तो वहां पर HAL का एयरपोर्ट पास में था, तो वहां पर तेजस की खूब वो हुआ करती थी, क्या कहते हैं, ट्रायल्स होते थे, उसकी टेस्टिंग हुआ करती थी। तो हम लोग को बहुत तेजी से सोनिक बूम सुनाई पड़ता था। क्या सुनाई पड़ता था? सोनिक बूम। सुना है आपने? कभी कभी जेट जहाज बहुत तेजी से निकलता है तो आपको बहुत तेज गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सोनिक बूम। और जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, कक्षा 11 या 12 में पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को सोनिक बूम पता होगा कि क्या होता है। मैं कभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं कि ऐसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो कंपनी हमारी नवरत्न में थी। ऐसे ही MTNL, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। फिर एक था मिनी रत्न, BSNL बेस्ट है मेरे लिए, इनकी ये टैगलाइन हुआ करती थी। प्रीति जिंटा इसका ऐड किया करती थी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी से जिनको स्वायत्तता दी गई। IRCTC तो अभी लिस्टेड कंपनी हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है। तो IRCTC ये भी आपकी मिनी रत्न कंपनी थी, है ना। इसमें कैटरिंग एंड टूरिज्म का काम करती है जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड है। तो ये टिकट्स भी आपको IC के प्लेटफॉर्म पर मिला करती हैं अभी। तो इस तरह की भी बात की सरकार ने, कोशिश की कि हम पूरा विनिवेश ना कर दें, जो अच्छी कंपनी काम कर रही है उनको हम और स्वायत्तता दें, जिसका फायदा भी हुआ। तो ये हमारे निजीकरण की बातचीत हो गई। अब हम लोग चलेंगे वैश्वीकरण में, है ना। मिनी रत्न और इन सारी चीजों का फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद भी आज भी एक जो डिबेट चल रही है वो इस बात पे चलती है कि अभी भी सरकार बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में मौजूद है जिसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार उतने अच्छे से प्रबंधन नहीं कर सकती है। लगातार, जैसे मैंने एयर इंडिया का आपको बात की थी, लगातार घाटे पे घाटा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको आप बेच दो और सही दाम पर बेचो। तो सही दाम है कि नहीं है, इस पर अर्थशास्त्री बहुत डिबेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन निजीकरण का फायदा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में हुआ या नहीं हुआ, ये बात हम इसी चैप्टर के अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे, जब हम अगले वीडियो पर पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।